हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वाईफाई क्लासरूम सीजीपीएससी में। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का नेक्स्ट टॉपिक संस्थागत वित्त एवं विनियोजन का कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। उसके बाद उसे विस्तार से समझेंगे। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण डाटाएं हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं और आती भी हैं, इसलिए आप या तो उन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जो एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों के लिए सहायक हो। तो हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में बताया जा रहा है कि यहाँ निरंतर जो वृद्धि हो रही है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2020-21 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो स्थिर भाव पे हैं, स्थिर भाव के अग्रिम अनुमान में जो बैंकिंग क्षेत्र का योगदान है वो है 8,39,59 लाख रुपए। यहाँ जो बताया गया है अग्रिम अनुमान वो बताया गया है। उसी तरीके से राज्य में जो सितंबर 2020 के अंत की स्थिति में बैंकों की संख्या यहाँ बताई गई है कि 47 है। उनके शाखाओं की संख्या यहाँ बताई गई है कि 3,162 है। एटीएम की संख्या बताई गई है 3,390 है। और इनमें कुल जो जमा राशि है वह बताया गया है कि 1,80,544.05 करोड़ रुपए यहाँ बताया गया है जो जमा राशि है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डाटा यह है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण जो है वो सितंबर 2019 की तुलना में जो सितंबर 2020 में देखते हैं तो कितने परसेंट की वृद्धि दिखा रही है। तो यहाँ दिखा रही है 7.44% की वृद्धि दिखा रही है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट डाटा है कि जो ऋण आवंटित किया गया है प्राथमिक क्षेत्र में वो सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में 7.44% की वृद्धि बताई गई है। उसी तरीके से जो महिलाओं के लिए ऋण आवंटित किया गया है उसमें 2019 सितंबर की तुलना में जो सितंबर 2020 है उसमें जो वृद्धि बताया गया है वह बताया गया है 12.37% की वृद्धि। महिलाओं के लिए जो ऋण आवंटित किया गया है उसका बताया गया है कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 12.37% की वृद्धि महिलाओं में, और प्राथमिक क्षेत्र में जो आवंटित ऋण है उसमें कितना हुआ है तो 7.44% का। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो आगे प्रदेश में कुल जो 1333 प्राथमिक जो कृषि साख समितियां हैं उसके बारे में बताया गया है कि कार्यरत है, और इसमें जो 475 लैम्प्स के अंतर्गत आते हैं और 800 जो 58 है वो पैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से इसमें आगे बताया गया है कि जो महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो है वो सूरजपुर ज़िले में पड़ता है। सूरजपुर ज़िले के केरता बोलते हैं, ग्राम का नाम केरता वहीं पड़ता है। वहाँ पास 6 मेगावाट के को जनरेशन पावर प्लांट स्थापना हेतु राज्य से 2,02,00,000 अंश पूंजी के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है सूरजपुर जिला के केरता ग्राम में, वहाँ 6 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट स्थापित होना है। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें बताया गया है कि राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है, जो इस तालिका में बताया गया है। तो यहाँ पे बैंकिंग क्षेत्र का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण स्थिर भाव पर दिया गया है 2011-12 स्थिर भाव के अनुसार। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ जो अनुमानित है यहाँ 20-21 में वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है वो है 8,39,859 यहाँ बताया गया है भागीदारी, यहाँ लाख में है। और उसी तरीके से यहाँ वृद्धि जो बताया गया है 20-21 में अनुमानित वो है 4.48% की जो वृद्धि है वो यहाँ पे बताई जा रही है।
और फिर जो हिस्सा देखेंगे वो हिस्सा यहाँ बताया गया है 3.72%। याद रखिएगा कि जो वृद्धि बताया गया वो वृद्धि बताया गया है 2021 में जो अनुमानित है वो 4.48% है। और उसी तरीके से जब हिस्सा देखेंगे, हिस्सा जो प्रतिशत में है, तो यहाँ हिस्सा बताया गया है 3.72% का यहाँ हिस्सा बताया गया है। तो ये चार्ट के माध्यम से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बताया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण यहाँ पे दिया गया है, जो आपके सामने है। ये अनुमानित ये है 8,39,859 है। और उसी तरीके से जब यहाँ 19-20 का हम देखेंगे तो 19-20 का यहाँ पे 8,03,878 है यहाँ पे 19-20 का। तो यहाँ पर जब प्रतिशत वृद्धि देखा जाएगा तो प्रतिशत वृद्धि जो है वो 4.48% की है। और यहाँ हिस्सेदारी देखी जाएगी तो 3.72% की यहाँ हिस्सेदारी है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही है, इसको बताया गया है। और जो गति देने में दिशा देने हेतु राज्य का मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जो त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती है, 3 माह में इसकी बैठक होती है। यहाँ बताया गया है कि त्रैमासिक जो बैठकों में किया गया, तो क्रम में इसमें बताया गया है कि 30 सितंबर 2020 की स्थिति में जो 3,162 बैंक शाखाएं हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि 3,162 बैंक शाखाएं हैं। सितंबर 2020 की स्थिति में जो बैंक में जमा राशि है वो 1,80,544.05 करोड़ रुपए है, जो कि सितंबर 2019 की तुलना में 15.12% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जो जमा राशि है वो 2019 की तुलना में सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में 15.12% अधिक है। उसी तरीके से सितंबर 2020 की स्थिति में जो क्रेडिट है, क्रेडिट का यहाँ पे बताया गया है कि अग्रिम जो है 1,14,188 था, जो कि सितंबर 2019 की तुलना में यहाँ 6% अधिक बताया जा रहा है कि 6% अधिक है। उसी तरीके से यहाँ क्रेडिट जो अग्रिम के स्वरूप के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम की राशि सितंबर 2019 की जो स्थिति में बताया गया है कि 51,333.12 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2020 में 55 पे पहुंच गई है। मतलब यहाँ 51,000 के करीब थी और यहाँ 55,154 के करीब पहुँच गई है, जिसका प्रतिशत यहाँ बताया गया है कि 7.44% की यहाँ वृद्धि दर्ज हुई है। उसी तरीके से यहाँ क्रेडिट में बताया गया है कि जो अवधि में कृषि क्षेत्र में जो क्रेडिट है उसमें जब देखा जाए तो 11.92% जो है 11.92% की थी यहाँ बताई गई है, 11.92% की कृषि क्षेत्र में। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो सितंबर 2019 से सितंबर 2020 की अवधि में महिलाओं हेतु जो प्रदत्त क्रेडिट था उसमें बताया गया है कि 12.37% की जो वृद्धि यहाँ पे भी दर्ज की गई है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आवंटित ऋण का वो था 7.44% और महिलाओं के लिए जो था वो 12.37% यहाँ बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल इतने % की वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में और महिला के क्षेत्र में 12.37% की यहाँ वृद्धि बताई गई है। उसी तरीके से यहाँ 2019 और 2020 का यहाँ पूरा डाटा दिया गया है। बैंकों की संख्या, फिर शाखाओं की संख्या कितनी बढ़ी, ये सब का जानकारी दिया गया है। अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो आप एक बार देख लीजिएगा इन डाटाओं को। बाकी इससे रिलेटेड परीक्षा में क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, बस आप ये
प्रतिशत को ध्यान दीजिएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र में है वो यहाँ पे बताया गया है 7.44% का। यहाँ पे बताया गया है कृषि का जो है 11.92% का। उसी तरीके से यहाँ जो बताया गया है कुल जमा का जो 15.12% की वृद्धि है, वो सब चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति करोड़ में बताई गई है। जैसे कि अन्य कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे तुलना किया गया है कि यहाँ माइनस में है, मतलब पिछले सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में एक तरह से देखा जाए तो जो प्रतिशत वृद्धि यहाँ माइनस में बताई गई है कि -19.46% है। उसी तरीके से महिलाओं का ध्यान दीजिएगा कि 12.37% ऋण आवंटित किया गया है। पिछले साल की तुलना में इतना बढ़ोतरी दिखा रहा है 12.37% का। ग्राफ के माध्यम से बताया गया है, पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है। ये ब्लू लाइन जो दिखा रहा है ये कुल का दिखा रहा है, और ये महिलाओं का जो अग्रिम अनुमान है वो बताया जा रहा है यहाँ पे, ये ब्लू लाइन कुल का। उसी तरीके से यहाँ कुल और फिर यहाँ कृषि का बताया जा रहा है कि इसमें कृषि का कितना है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताया गया जिस प्रकार से कि कृषि का यहाँ कुल जमा का कृषि का 11.92% यहाँ बताया गया। तो ये सब डाटा तो नोट करके आप रख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ प्रतिवेदक अनुसूची वाणिज्य बैंकों की स्थिति बताई गई है कि कितनी जमा राशि आई है। यहाँ पे देखिए 1,80,544 करोड़ रुपए जो है वो जमा राशि बताई गई है। फिर ऋण में कितना दिया गया है वह बताया गया है 1,14,188 करोड़ के करीब बताई गई है यहाँ। और जो यहाँ पास जो ऋण जमा अनुपात है वो प्रतिशत में यहाँ पास बताया गया है कि 63.25% है। उसी तरीके से यहाँ शाखाओं की संख्या बताई गई है। ये 2020-21 सितंबर 2020 का है। सितंबर 2020 के उस पे बताया गया है ये सब चीज़ों को कि यहाँ पे शाखाएं पूरा दी गई है बैंक। ये जमा राशि बताया गया है, ये ऋण राशि बताया गया है, ये प्रतिशत बताया गया है कि 63.25% के करीब। उसी तरीके से यहाँ पे जो जमा राशि है, जमा राशि और ऋण राशि का ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है कि कितने जमा हुए कितने। तो यहाँ पास 1,80,544 करोड़ रुपए बताया गया है। उसी तरीके से 1,14,188 करोड़ जो ऋण में गए वो सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया ग्राफ के माध्यम से। तो इन चीज़ों को एक बार आप गौर से देख लीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो वित्तीय समावेशन पर अवलोकन एवं प्रगति, ये हेडलाइन करके इसके बारे में बताया गया है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं: सशक्तिकरण, समाज, आर्थिक विकास, लेन देन गतिविधियाँ, सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समावेशी विकास में मतलब बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ बताया गया कि आर्थिक विकास, सामाजिक और साथ में ये जो सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये सब चीज़ों को लेके, साथ ही साथ मध्यम, लघु और छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलना, ये सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है। रोजगार के नए अवसर सृजित करना, ऐसा। तो जो वित्तीय समावेश केंद्र अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिंदुओं को समावेशित करता है। जैसे अमेरिका का जो है सेंटर फॉर फाइनेंस इंक्लूजन, वो जो है उसके रिपोर्ट के अनुसार ये सब चीज़ों को बताई गई है कि जो वित्त सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, भुगतान इत्यादि का जो अभियोग है वो सब चीज़ों को पहले पॉइंट में बताया गया है। दूसरे पॉइंट में गुणवत्तापूर्ण, सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा बताई गई है। तीसरे में बताया गया है ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचित करते हुए उनके वित्तीय क्षमता का विकास करना। चौथे में बताया गया कि सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने हेतु समान अवसर प्रदान करना। पाँचवें में बताया गया है कि विविध एवं प्रतिस्पर्धी बाजार
के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला। फिर उसके बाद लास्ट बताया गया है कि स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ये सब चीज़ों को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन है वो वित्त समावेशन से भी पूछे जाते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ मिला जुला के लिख सकते हैं पॉइंट डाल के, तो आपके प्रश्नों पे एक अलग प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताया गया है, कुछ पॉइंटें दी गई है, उसका डाटा दिया गया है। जिस प्रधानमंत्री जन धन योजना की औपचारिक रूप से 28 अगस्त, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी सकता है कि 28 अगस्त 2014 में ये आरंभ किया गया था। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। पीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 5 साल पुराने डाटाओं को भी पूछ लेता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है वो सार्वभौमिक ऋण, बीमा, पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाएं के साथ वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। मतलब हर घर के लोगों का बैंक में एक खाता होना ही चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया था, जिसके थ्रू लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की रुपए डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा। इसके अलावा जो है 30,000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो बताया गया है यहाँ डेट कि 15/8/2014 से दीजिएगा, बताया गया है 15/8/2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच में पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं, वह योजना के अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। मतलब जब योजना चलाई गई उस टाइम से जो 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2014 से लेकर 26 जनवरी तक जो भी थे, इसके अंतर्गत उन लोग को हर जो इसमें जितने भी पात्रता हैं वो शर्तों को वही पूरा कर पाएंगे जो अपना खाता खोल चुके थे उस टाइम पीरियड के अंतर्गत 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में, 2014 15 अगस्त और 26 जनवरी 2015 के बीच में। तो उसी तरीके से ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें यह बताया गया कि पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से अलग, चूँकि अन्य बातों के साथ देश भर के सभी परिवार ग्रामीण, शहरी तथा बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। मतलब ऐसा सोच के बनाया गया था कि सबका एक खाता रहे और किसी को दिक्कत ना हो, या तो हम आधार से लिंक कर दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का पैसा आ रहा है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आए, बीच में कोई धोखाधड़ी ना हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया था। और इसमें यह बताया गया था कि जो पहला वित्त समावेशन कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को शामिल करने का केंद्रित था और यह जो PM JDY के अंतर्गत सरलीकृत जो KYC हेतु दिशा निर्देश भी कुछ दिए गए थे। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सब चीज़ों को बनाया गया था। और उसी तरीके से यहाँ बताया गया था कि जो मौजूदा खाता धारक हैं वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी जो रुपए डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है डाटा 31 अगस्त 2018 के अनुसार, उसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों की यहाँ संख्या बताई गई है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1,33,23,882 के करीब जन धन खाते खोले गए हैं 31
अगस्त 2018 की स्थिति में बताया गया है, जिसमें से सक्रिय खातों के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि जो सक्रिय खाते हैं वो 1,08,00,000 के करीब सक्रिय खाते हैं। उसी तरीके से सक्रिय खातों का यहाँ प्रतिशत बताया गया है कि 81% है। आधार लिंक खाते जो हैं वो आधार लिंक खातों के बारे में बताया गया है कि 1,01,71,554 जो हैं आधार लिंक खाते हैं। फिर यहाँ आधार लिंक खातों का बताया कि 76%, तो कभी भी पूछ सकता है कि इसके तहत कितने प्रतिशत आधार लिंक है, तो आप बता सकते हैं कि 76% जो खाते हैं वो आधार लिंक है। या सक्रिय खातों का पूछ दिया तो आप बता सकते हैं कि 81% जो हैं वो सक्रिय खाते हैं। पर सब देखेंगे तो रुपए कार्ड के बारे में भी बताया गया है, जिसको हम ध्यान देंगे कि यह जो जब चालू हुआ तब उसका डेट एक बार, तो 8 मई 2014 को रुपए कार्ड के बारे में जो रुपए कार्ड आए थे वो राष्ट्रपति को समर्पित करके स्टार्ट किया गया था 8 मई 2014 से। और जब प्रधानमंत्री जन धन खाते का पूछा जाएगा तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 28 अगस्त 2014 को किया गया था। तो इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना कुल हितग्राहियों की जो संख्या बताई गई है वो है 152.16 लाख। और वही हितग्राहियों को जारी जो रुपए कार्ड वो जारी किए गए वो 103 लाख के करीब बताया गया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लाख में बताया गया है। मुद्रा योजना के बारे में इसमें बताया गया है। मुद्रा योजना जो है उन लोग के बारे में यहाँ बताया गया है कि मुद्रा योजना, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट है मुद्रा योजना। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि ये 8 अप्रैल 2015 बहुत बार पीएससी में सवाल पूछे जाते हैं पुराने, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की तारीखें याद कीजिएगा, क्यों चालू किया गया, ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो जो मुद्रा योजना है वो जो छोटे कुटीर उद्योगों हैं उन लोगों को टारगेट रखकर ये चीज़ों को खोला गया था, क्योंकि उनके लिए जो ऋण है वो बैंकों से इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहे थे और उन्हें साहूकारों से या फिर निजी नेटवर्क के माध्यम से उन्हें पैसा लेना पड़ता था, जिसका भारी मात्रा में उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था। इसलिए सरकार ने ये 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लाया। तो इससे क्या है कि उद्यमियों के जो जीवन स्तर है, जो छोटे उद्यमी हैं उनके जो जीवन स्तर में सुधार ला सकें, नए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें, उच्च विकास दर हो देश का, इसलिए इन चीज़ों को लाया गया था। तो उसके तहत जो छोटे उद्योगों और दुकानदारों को ऋण की जो सुविधाएं हैं वो 3 चरणों में प्रदान की गई। तो पहला जो था वो शिशु ऋण योजना आया, जिसमें कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत 50,000 के ऋण का प्रावधान था। जो शिशु ऋण था उसमें 50,000 का प्रावधान था छोटे कुटीर उद्योगों के लिए, जो छोटे गैर कारपोरेट वाले हैं उनके लिए। और उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो जो किशोर ऋण योजना थी उसमें 50,000 से 5 लाख तक का, ध्यान दीजिएगा, 50,000 से 5 लाख तक का इसमें दिया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो किशोर वाले थे उसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और उसी तरीके से जब तरुण ऋण योजना देखेंगे तो उसमें जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक का, ऋण योजना में 5 लाख से 10 लाख तक का इसमें ऋण का देने का प्रावधान है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि जो शिशु ऋण योजना है उसमें 50,000 तक, और जो किशोर हैं उसमें 50,000 से 5 लाख तक, और जो तरुण हैं तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का। तो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि जो शिशु इन लोग की संख्या बताई गई है और यहाँ पास राशि बताया गया कि कितना राशि किसको दिया गया।
2020-21 में प्राप्तियां कितनी हुई, यहाँ लक्ष्य बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि इसकी कुल संख्या, तीनों को मिला के जो कुल संख्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि इनके 5,18,521 करोड़ रुपए अभी तक दिया जा चुका है। वो भी यहाँ पास संख्या बताया गया है, फिर यहाँ पे राशि बताया गया है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि कुल में बताया गया है कि जो ये 5,18,521 करोड़ जो लोग हैं उन लोग को कितना दिया गया है, तो 3,300 करोड़ रुपए की राशि अभी तक प्रदान की जा चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि मैं तीनों को मिला के बता रहा हूँ, शिशु, किशोर और तरुण। यहाँ पर सबकी अलग अलग डाटा दी गई है। शिशु का अलग दिया गया है, किशोर का अलग दिया गया है, तरुण का अलग दिया गया है। आप एक बार देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बताया गया है बीमा योजना के बारे में, जो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, तो वो सब चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा जो योजना थी वो मई 2015 में सरकार द्वारा लाई गई थी। ये जो तीनों योजना थी, एक प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना थी, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, और जो लास्ट था वो था अटल पेंशन योजना। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम। इसके बारे में ये देखिए 30/6/2020 की स्थिति में बताई गई है संख्या। उसी तरीके से यहाँ 30/11/2020 की स्थिति में नवंबर 30 के अनुसार 2020 के अनुसार यहाँ पे डाटा बताई गई है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो वो 16,06,358 संख्या है उन लोग की। फिर यहाँ सुरक्षा बीमा योजना जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है उसमें कितना है, तो 55,59,895 है। उसी तरीके से अटल पेंशन योजना में कितने हैं, तो अटल पेंशन योजना में 3,31,716 हैं। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इसमें जो 18 से 50 वर्ष आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा इसको लिया जा सकता है। इसकी न्यूनतम जो किस्त थी वो 330 रुपये थी, जिसमें मृत्यु होने पर जो नामिक को है वो 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। वो दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो है वो 1 वर्ष की नवीनीकरण योजना है। जो दुर्घटना से हुई मृत्यु या सह विकलांगता जो होती है उसमें जो प्रस्तावित की गई है, जिसमें 12 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसमें 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम होता है। और जब आंशिक अस्थायी जो विकलांग होते हैं उन लोग के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है, और जो मतलब पूर्णतः विकलांग हो जाते हैं उन लोग के लिए 2 लाख रुपए है, या फिर मृत्यु हो जाने पे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो इसमें बताया गया है सुकन्या समृद्धि खाता, उसमें बताया गया है कि यह योजना शासन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। जो इन डेट को याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि सुकन्या समृद्धि जो खाता योजना है वो कब आया था, तो ये आया था 22 जनवरी 2015 को। हम ध्यान देंगे तो ये बातों को पता चलती है कि जो 2014-15 में था उस टाइम बहुत सारी योजनाएं आई थी जो समाज को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, या उद्योगों के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी योजनाएं आई जो देश को विकासशील या फिर लोगों को सक्षम बनाने की ओर एक अग्रसर प्रयास था। उसी तरीके से जब हम देखेंगे अटल पेंशन योजना, तो जो अटल पेंशन योजना है उसमें यह जो योजना है वो सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्राइवेट कंपनियों में जो हैं, निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए 1,000 या 5,000 रुपये
का जो है, मतलब इसमें स्लॉट दिया हुआ है कि या तो आप 1,000 का लीजिए या 5,000 का लीजिए, वो आप चुन सकते हैं अपने अनुसार। उसी तरीके से जब व्यक्ति की अंशदायी व्यक्ति की जो मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामिक व्यक्ति जो पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है, किंतु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए ही है। करदाता श्रेणी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि ये केवल निम्न आय वर्ग के लिए है, लेकिन करदाता समूह इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, घरेलू कार्य में सहायता देने वाले के लिए लागू की गई है। इसके बाद आता है पेंशन योजना। तो पेंशन योजना यह है कि यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण, जिसको PFRDA द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस योजना की धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक, जैसा US या 80C के में प्रावधानिक है, का कर लाभ प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और ख़ासकर तो इसमें जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या फिर सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड डेट जानकारी ये सब पूछा जा सकता है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना का जो है 2015-16 हेतु यह दर बढ़कर 9.9% कर दी गई है। निवेश करने का पहले जैसे था कि 9.1% की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता था, लेकिन बाद में 9.2% इसको कर दिया गया था। और बाकी आगे चल के और परिवर्तन होगा उसके बारे में बताया गया है कि और भी परिवर्तन हो प्रस्तावित हैं या फिर आगे चल के उसमें कुछ उलटफेर किया जा सकता है। सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति है वो चलाया गया था। नाबार्ड कब चलाया था? तो 2015 में, 15 मार्च 2015 को यह चलाया गया था। स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो स्वयं सहायता समूह के अभिलेख, ये सब जो हर चीज़ों की पारदर्शिता है, वो सब चीज़ों को लाने के लिए समय के अद्यतनीकरण एवं समुचित रख रखाव इसमें किया जाएगा। इसलिए उसको डिजिटल बनाने के लिए एक प्रयास किया गया था जिसे ई शक्ति नाम दिया गया था, जिससे समूह का समुचित पोषण और सुदृढ़ीकरण होगा, अनियमितताएं दूर होंगी, समूह के सदस्यों को खाता बहियों की उचित रख रखाव के लिए सहायता मिलेगा, किसी चीज़ों के भूलने का डर नहीं रहेगा, सबके सामने रहेगा, तो उसमें उलटफेर करने का कोई बनता ही नहीं है। इसीलिए इस चीज़ों को लाया गया था ताकि हर चीज़ें जो है वो डिजिटल माध्यम से एक जगह स्टोर रहें। तो सहायता समूह को जो ऋण की स्थिति को अपग्रेड करने में भी कठिनाई होती थी, उससे इसकी सहायता से वो सब चीज़ें भी दूर हो गई। इससे लाभ मिला उन लोगों को। और साथ ही जो समूहों के वर्गीकरण से बैंकों को ऋण संबंधित निर्णय लेने में मदद मिल जाएगी। राज्य के जो 8 ज़िले हैं, 8 ज़िले, इसमें राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, ये जो योजना है ई शक्ति योजना, ये क्रियान्वित की जा रही है ताकि बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में आसानी हो सके। इसी क्रम में जो वित्तीय समावेशन व भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना और बाकी जितने भी सुरक्षा योजना थे, जैसे जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लाया भी जा सके, इसका भी एक कारण था कि हर साइड से सोचा जा रहा था कि कैसे डिजिटल किया जाए। तो इसको देखते हुए 15 मार्च 2015 को इसे
ई शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2020-21 में जो ये 8 जिलों में ये स्वयं सहायता समूह के जो हैं वो सदस्य जो हैं वो 2,09,653 जो सदस्य हैं बचत खाते खोले गए हैं, जिनमें जो 27,579 सदस्यों को सूक्ष्म पेंशन योजना की सुविधाएं भी दी गई है। इसमें 1,78,261 सदस्यों को जीवन बीमा भी दिया गया है। फिर यहाँ बताया गया है कि 2,33,464 सदस्यों को स्वास्थ्य जीवन बीमा भी कराया गया है। तो इससे बहुत लाभ मिल रहा है और सभी डाटा एक जगह पे स्टोर रहने से बैंकों को भी दिक्कत नहीं हो रहा और स्व सहायता समूह से जुड़े लोगों को भी इससे बहुत लाभ मिल रहा है। बाकी इसी का एक टॉपिक जो है वो सहकारिता है, वो ये वीडियो बड़ा होने के कारण उसको नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।